हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स आईपीओ से रिलेटेड बात कर लेते हैं। उसके बाद में आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 10 100 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया, बिकॉज यूजुअली इस टाइप की ट्रस्ट की जो कंपनियाँ थी उनका 100 का ही प्राइस बैंड रखा जाता है। यहाँ पर 150 का लॉट साइज़ है, तो आपको 15,000 रुपये ज़रूरत है एटलीस्ट पड़ने वाली है। यहाँ पे 1578 करोड़ रुपए कंपनी उठाने जा रही है, जिसमें से 1077 करोड़ तो कंपनी के पास जा रहे हैं, बाकी 501 करोड़ रुपए कंपनी का जो मेन स्पॉन्सर है। बिकॉज यहाँ पर स्पॉन्सर होता है इस टाइप की कंपनियों में, प्रमोटर नहीं होता। प्रमोटर स्पॉन्सर एक ही बात है यहाँ पे समझने के लिए हिसाब से। तो यहाँ पे 501 करोड़ रुपए उनके पास में जा रहे हैं। अब काफ़ी भाइयों का एक सवाल था कि इस कंपनी में छोटे इन्वेस्टर्स भी लगा पाएंगे। यस, लगा पाएंगे, बिकॉज एज पर दी आरएचपी डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मिनिमम बिड कैन बी अप्लाइड बिटवीन दी 10,000 टू 15,000। तो हाँ, 15,000 वाले भी लगा पाएंगे इनकी आरएचपी के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग बात मानते हैं तो। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी ये आज के दिन करती क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी जो पैसा उठा रही है इसका करने क्या वाली है। तो ये जो इस टाइप की कंपनी में जो पैसा जाता है वो डायरेक्ट इनके प्रोजेक्ट में चला जाता है। प्रोजेक्ट में जो संभालती हैं, जो कंपनियां प्रोजेक्ट संभालती हैं, वो सब्सिडरी टाइप समझो। मतलब इस कंपनी की सब्सिडरी, उनके पास में पैसा जाता है। फिर सब्सिडरी क्या करने वाली हैं, वो अपना लोन चुकाने वाली हैं। ये जो पैसा उनके पास में जाने वाला है उनसे लोन चुकाएंगी, राइट। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे गेम को, इस पूरी कंपनी को। उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इसमें जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं उसकी बैलेंस शीट क्या बोलती है। तो यहाँ पर उससे पहले देख लेते हैं कंपनी को संभाल कौन रहा है। तो ये कुछ डायरेक्टर्स हैं जो कि इस कंपनी को आज के दिन संभाल रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर में बैठे हुए हैं, इस ट्रस्ट को संभालने के लिए बैठे हुए हैं। ये इसकी बैलेंस शीट की साइज़ है। मतलब इसके अंदर में आज के दिन टोटल 4,900 करोड़ रुपए लगे हुए हैं इस कंपनी के अंदर में आज के दिन, राइट। उसमें से जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 1,234 करोड़ रुपया ही लगा हुआ है। बाकी सारा पैसा किसका है, बैंकों से उधार ले रखा है, या फिर स्पॉन्सर ने अपनी तरफ से पैसे उधारी में दे रखे हैं इस ट्रस्ट को, इस कंपनी को उधारी में दे रखा है। तो टोटल पैसा इतना लगा हुआ है, इन्वेस्टर्स का पैसा 1,234 करोड़ ही कंपनी का पैसा है। ये इस तरीके से पैसा कमा रहा है। रेवेन्यू जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से है। अब ये रेवेन्यू स्ट्रक्चर की भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी, अब इसके बारे में वो लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। रेवेन्यू स्ट्रक्चर इज़ नाइस और अच्छा है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन हो जाता है वैसे वैसे ही वो हटते जाते हैं, तो पेमेंट कम होता चला जाता है। तो नए प्रोजेक्ट जोड़ते रहो तो कोई दिक्कत वाली बात वहाँ नज़र नहीं आती। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो गुड, और डिविडेंड इसमें मिलता है। इस टाइप की कंपनी में डिविडेंड मेनली मिलता है आपको। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंपनी क्या है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये क्या होती है, इनविट होती है। इनविट क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। अब जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड देख रहे हो वो भी एक ट्रस्ट होता है, REIT हम लोग देते हैं वो भी ट्रस्ट होता है। तो यहाँ जहाँ पर भी लोगों का पैसा मैनेज करने की बात आती है और ट्रांसपेरेंसी अच्छे से बनी रहे, तो ये एक कंपनी का टाइप होता है। जैसे हमने देखा होगा प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो वो एक प्रोप्राइटरशिप एक कंपनी होती है। पार्टनरशिप फर्म वो एक कंपनी होती है, LLP एक कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी होती है, लिमिटेड एक कंपनी होती है, ट्रस्ट एक टाइप की कंपनी होती है। तो ये बहुत सारी टाइप की कंपनियां हैं। उसी टाइप में एक ट्रस्ट नाम की एक कंपनी होती है जिसमें ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल अच्छे से बना रहता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब उसके अंदर में क्या चल रहा है उसकी जानकारी ज़्यादा अच्छे से पता होती है, बिकॉज उसमें ज़्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्विट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट होते हैं जिसको शॉर्ट में इन्विट बोलते हैं, इनके अंदर में 4 प्लेयर्स होते हैं मेनली, जिन जो कि इस पूरे ट्रस्ट को संभालते हैं, देखते हैं उसको, पूरा धंधे को, बिजनेस को संभालते हैं। तो 4 लोग जरूरी होते हैं इन्विट के अंदर में, वो कंपलसरी आपको मिलेंगे। एक होगा स्पॉन्सर, दूसरा होगा प्रोजेक्ट मैनेजर, तीसरा होगा इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और चौथा होगा द ट्रस्टी। ट्रस्टी का सबसे मेन काम होता है, ये एक विसल ब्लोअर की तरह काम करता है और पूरे एसेट्स वगैरह को देखता है, चेक करता है कि कंप्लायंस जो सेबी के रूल्स बने हुए उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, जनता को लूटा तो नहीं जा रहा है कि कहीं बोल दिया जा रहा है कि 1 बीघा ज़मीन है और उसके बदले 500 बीघा ज़मीन उठा के जनता से पैसे उठा लिया, ये सब धांधलेबाजी तो नहीं चल रही है। तो वो सब सब चीज़ों को कौन संभालता है, ट्रस्टी देखता है, राइट। ये कंप्लायंस को मीट करने के लिए बोलता है और एसेट्स को भी चेक करके बताता है। अगर कोई भी दिक्कत नजर आती है तो ये सेबी को भी जांच बता देता है और इन्वेस्टर्स को भी बता देता है, अपनी तरफ से विशल ब्लो कर देता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, जो कि यूनिट होल्डर से जो भी पैसा हम लोग इस ट्रस्ट के अंदर में, क्योंकि हम लोग जो पैसा लगा रहे हैं वो इसमें लगा रहे हैं, कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट के अंदर में, इसमें पैसा जो भी जाएगा वो सीधा सीधा कहाँ जाएगा, इन इन कंपनियों के पास में चला जाएगा। ये जो कंपनियां हैं कुछ, इनको यहाँ पर नाम दिया हुआ है SPV। क्या नाम दिया हुआ है, SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। बिकॉज ट्रस्ट के अंदर में नीचे जो भी कंपनियां जुड़ी होती हैं उनको हम SPV बोलते हैं। अब इन इन कंपनियों के ऊपर में कुछ ना कुछ लोन होगा, इन SPVs के ऊपर में कुछ ना कुछ लोन होगा, राइट। तो ये लोन का पैसा चुकाएंगी, ये जो कि हम इन्वेस्ट यूनिट होल्डर से जो पैसा उठा के ये सारा पैसा इनके पास में जाएगा, ये लोन का पैसा चुका देंगी।
जो भी जितना भी लोन चुका पाएंगे उतना चुका देंगी, राइट। यहाँ पर हमने पैसा पहला एक बंदा चेक किया, द स्पॉन्सर, दूसरा है द ट्रस्टी, तीसरा है द इन्वेस्टमेंट मैनेजर। इन्वेस्टमेंट मैनेजर का काम है जो भी पैसा आ रहा है यूनिट होल्डर से वो सही तरीके से सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये तीसरा प्लेयर हो गया। चौथा प्लेयर द प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं उनको हैंडल करने का काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो यहाँ पर द प्रोजेक्ट मैनेजर, द स्पॉन्सर और द इन्वेस्टमेंट मैनेजर। अब हमने स्पॉन्सर की बात नहीं की, द स्पॉन्सर कौन होता है, सबसे मेन कंट्रोलिंग एसेट, मतलब जो मेनली प्रोजेक्ट्स ले रहा होता है, जैसे गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिले, राइट। अब यहाँ पर गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिले, उसके आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिले तो ये गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लेता है, फिर उनको संभालता है, देखता है कि हो रहे हैं कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, और उसका मेन मालिक बन के रहता है, राइट। और ये जो नई नई जो प्रोजेक्ट जो भी मिलते हैं उनके नाम पे एक एसपीवी अलग से खोल देता है, और फिर उस एसपीवी को हो सकता है कि जो स्पॉन्सर है अपने नाम पे अलग से ओन करे, हो सकता है कि वो ट्रस्ट के नाम पे जोड़ दे। तो ट्रस्ट के नाम पे जोड़ते ही तो यूनिट होल्डर्स के अंडर में आ जाएगा, तो जो भी इंटरेस्ट आएगा इस एसपीवी से वो यूनिट होल्डर्स को भी उनका फ़ायदा मिलेगा। तो आज के दिन जो इस पूरी ट्रस्ट का जो मालिक अब तक बना हुआ था वो था गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो अब ये जो तीन प्लेयर हैं, द स्पॉन्सर, द प्रोजेक्ट मैनेजर और इन्वेस्टमेंट मैनेजर, तीनों गावर के ही हैं, बट ये ट्रस्टी हमेशा अलग रहेगा, क्योंकि ट्रस्टी ही है जो कि अलग एंटिटी रहती है मेनली, जो कि पूरे कंप्लायंस को देखती है बाहर से, दूर खड़े होते देखती है भाई सही तो चल रहा है कि हम नहीं चल रहा, राइट। तो अब देख लेते हैं कि ये जो अब यहाँ पर आज के दिन जिस हम इस कंपनी में पैसा लगाएं, तो ये आज के दिन नो कंपनी, नो एसपीवीज के अंदर पैसा लगा रहे हैं। नो एसपीवीज का मतलब क्या हो गया कि नो प्रोजेक्ट्स। अब जो इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट होती हैं, उनके अंडर में ये जो पैसा होता है कहाँ जाता है, ये जाता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट द्वारा जारी होते हैं उनमें पैसा लगता है ये जाके। अब जैसे कोई रोड का, हाईवे का प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो जो प्रोजेक्ट्स किसको मिलता है, गावर कंस्ट्रक्शन को मिलता है। तो गावर कंस्ट्रक्शन क्या करती है, एक नई कंपनी खोलती है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस कंपनी के अंडर में फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, पैसा लगाती है गावर अपनी तरफ से या फिर बैंक से उठा के, राइट। फिर जो एनएचएआई है जिसने उस प्रोजेक्ट को दिया था, वो जो पेमेंट जो पैसा लगाया है इन गावर वालों ने मिल के बैंक से ले ला के जैसे भी, तो वो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में पैसा लगाया है उस पूरे प्रोजेक्ट को, पूरी कंपनी को ही क्या कर देती है, मालिकाना हक ट्रस्ट के नीचे दे देती है, ट्रस्ट को दे देती है वो पूरी प्रॉपर्टी। और वो जो पैसा जो भी इसका गावर का लगा था वो पेमेंट ले लेती है ट्रस्ट से खुद पेमेंट ले लेती है, और जो प्रोजेक्ट होता है वो ट्रस्ट के नाम पे कर देती है। तो अब जो भी पेमेंट जो एनएचएआई से आने वाला होता है, क्योंकि एनएचएआई क्या करती है 10 साल 15 साल 20 साल इस टाइप से पेमेंट धीरे धीरे दे करके विद इंटरेस्ट पे करती रहती है, तो वो पेमेंट फिर हमें मिलता रहता है। तो प्रोजेक्ट मिला किसको, गावर को, कंप्लीट किसने किया, गावर ने, और बाद में उस प्रोजेक्ट को किसके अंडर में डाल दिया, ट्रस्ट के अंडर में डाल दिया, और बाद में उसका जो पेमेंट जो भी एनएचएआई से आने वाला होता है वो सीधा यूनिट होल्डर्स को आता रहता है। तो इसीलिए स्पॉन्सर कौन है, मेन यही है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी यही है, और कॉन्ट्रैक्ट लेता भी यही है और करता भी यही है, संभालता यही है, बाद में यूनिट होल्डर्स को दे देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अंडर कंस्ट्रक्शन होता तो भी जो प्रोजेक्ट होता है उसको यूनिट होल्डर्स के अंडर ट्रस्ट के नाम पे कर दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट होने के बाद भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर मिलते ही बाद में पैसा जो शुरुआत में पैसा लगना है शुरुआत से ही, कि यहीं से बैंक से ना पैसा लेके सीधा ट्रस्ट से पैसा ले लिया जाए, क्योंकि यूनिट होल्डर से डायरेक्ट ही पैसा उठा लिया जाए, वो भी पॉसिबल है। तो सारा काम हो सकता है यहाँ पर। सो हमें खेल समझ में आया कि 4 प्लेयर्स हैं ट्रस्ट के अंदर में जो कि अपना अपना काम करते हैं। मेन स्पॉन्सर काम है और मालिक मेन यूनिट होल्डर्स होते हैं, बाकी जिसके पास में भी यूनिट्स हैं वो इस ट्रस्ट का मालिक है। कंट्रोल करने वाले कौन है, ये 4 आज के दिन कंट्रोल हैं। ये इनको फ्यूचर में हटा भी दिया जा सकता है, बट आज के दिन यही कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किसको ऐड करना है, कौन सी प्रॉपर्टी को, कौन से प्रोजेक्ट को ऐड करना है, वो सब यही संभालते हैं। अब आज के दिन जो इस ट्रस्ट के अंडर में 9 प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली जो कि ऐड हो रखी हैं, एसपीवीज ऐड हो रखे हैं, और ये हाईवेज हैं जो इन्होंने जो कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं उनके अलग नाम पे अलग अलग कंपनियां खोल के इनको ऐड कर रखा है। अब ये काफ़ी सारे 17 हाईवेज और जो प्रोजेक्ट्स हैं ये गावर को मिले हुए हैं, जिनको भी ये जो गावर वाले हैं ये ट्रस्ट के अंडर में जोड़ सकते हैं। तो ये जो भी प्रोजेक्ट के पैसा है, जैसे 310 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट क्या कर लेगा, ये ट्रस्ट से पैसा उठा लेगा और इस प्रोजेक्ट को किसके नाम पे कर देगा, ट्रस्ट के नाम पे कर देगा। तो जो ये पेमेंट है जो इसका एनएचएआई से आने वाला होगा वो धीरे धीरे टाइम के साथ में यूनिट होल्डर्स को मिलता रहेगा। तो यही होता है कि प्रोजेक्ट को ट्रस्ट के नाम पे कर देना। तो ये जोड़ सकता है फ्यूचर के अंदर में 17 प्रोजेक्ट आज के दिन कर रहा है, और भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट ये करता रहेगा तो उनको भी ट्रस्ट के नाम पे जोड़ता रहेगा और ट्रस्ट से पैसा उठाता रहेगा। अब देख लेते हैं कि आज के दिन इस ट्रस्ट के अंदर में क्या चल रहा है। तो हमें गेम समझ में आ गया पूरा, क्या पैसा लगा हुआ है, ट्रस्ट क्या होता है, इन्वेस्ट ट्रस्ट क्या होता है, कौन इस पर्टिकुलर ट्रस्ट को संभाल रहा है, राइट।
इसका मेन स्पॉन्सर कौन है, ट्रस्टी कौन है, मालिक कौन है, किस तरीके से काम होता है, एसपीवीज क्या होती हैं, कम राइट, कहाँ पैसा जाएगा, एसपीवीज। अब जो जो पर्टिकुलर जैसे मान के चलो एनएचएआई, अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है जो स्पॉन्सर है गावर कंस्ट्रक्शन वाला, ये एचएएम मॉडल के ऊपर में काम करता है। कौन से, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल। इसी मॉडल के अंडर में क्या होता है कि 40% पैसा तो एनएचएआई लगाता है, 60% पैसा जो है ये गावर वाले लगाते हैं। तो जैसे बिड कॉस्ट हमने यहाँ पे चेक की थी, अभी की प्रोजेक्ट की बिड कॉस्ट कितनी है, 2,310 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर 40% पैसा तो ऑलरेडी वो लगा रहा होगा एनएचएआई, 60% पैसा ये खुद लगा रहा होगा। तो जो इसको पेमेंट मिलना है इंटरेस्ट वाला, वो हमें ट्रस्ट को मिल जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट वो नाम हो जाता है किसके, ट्रस्ट के अंडर में चला जाता है। तो अब हमें सीधा सीधा गेम समझ में आ गया कि क्या चीज़ है, पूरा खेल समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा खेल वाला चीज़ है क्यों नहीं, मतलब कुछ इंटरेस्ट वाली चीज़ क्यों नहीं है। पॉइंट की बात ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो ये बैंक से पैसा उठा करके इस प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है और फिर बैंक को इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब यही जो पैसा है ये ट्रस्ट से उठा लिया जाता है। ट्रस्ट के अंदर में पैसा किसका लगा हुआ है, जनता का, पब्लिक का है। तो सीधा सीधा क्या हो गया, इससे पैसा उठाया और फिर एनएचएआई ने जो पेमेंट किया वो पब्लिक को इंटरेस्ट की तरफ पे मिलता रह गया, राइट। और प्रोजेक्ट को ओन कौन करता है, उस कंपनी को ओन कौन करता है, पब्लिक ओन करती है। पहले कौन ओन कर रहा था, पहले स्पॉन्सर ओन कर रहा था, अब ओन कौन कर रहा है उस प्रोजेक्ट को, पब्लिक ओन कर रही है और इंटरेस्ट भी पब्लिक कमा रही है, राइट। तो अब ये पूरा खेल है। अगर आपको कोई भी सवाल फिर भी रह जाता है तो आप दोबारा हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सवाल, हम दूसरा वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें पैसा आज के दिन लगाना सही है या नहीं है, पॉइंट की बात ये है, राइट। तो अब इससे पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है इस कंपनी के अंदर में। तो यहाँ पर एज पर एनालिसिस यहाँ पर निकल के आ रहा है कि 1000 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, 500 करोड़ रुपए उसके पास में जा रहे हैं। पहले इसके पास में 12 करोड़ 34 लाख यूनिट्स रही होंगी एज पर दिस डेटा। जैसे हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में चेक करते हैं तो इक्विटी कैपिटल इस 12 करोड़ 34, क्योंकि 1234 करोड़ रुपए हैं तो 100 रुपये का एक प्राइस है एक यूनिट का, तो 12 करोड़ 34 लाख यूनिट्स होनी चाहिए। उसके बाद में 10 करोड़ यूनिट्स और यहाँ पे जारी की जाती है, फ्रेश इशू किया जाता है 10 करोड़ 77 लाख। तो यहाँ पर लगभग 23 करोड़ यूनिट्स हो जाएंगी। 23 करोड़ यूनिट्स में से 7 करोड़ यूनिट्स जो है, 7 करोड़ 34 लाख यूनिट्स जो हैं वो तो किसके पास बचेंगी, स्पॉन्सर के पास में बचेंगी। और बाकी जो यूनिट्स हैं लगभग कितनी, 10 करोड़ 77 लाख और 5 करोड़ और, तो ये हो गई लगभग कितनी, 15 करोड़ 77 लाख यूनिट्स। ये किसके पास में बचेंगी, पब्लिक के पास में। तो पब्लिक के पास में ये इतनी ओनरशिप रहेगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होगी, 23 CR के आसपास में होनी चाहिए 100 के हिसाब से। तो इस पर्टिकुलर पूरी कंपनी का कितना बड़ा होना चाहिए साइज, दैट इज 2300 करोड़ के आसपास में होना चाहिए, राइट। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन अभी पूरी आरएचपी को हमने रीड करने की कोशिश की थी, ये थी नहीं। बाकी जैसे जैसे ये लिस्ट हो जाएगा उसके बाद में पूरी इन्फॉर्मेशन है तो अलग से एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ये जो पैसा जा रहा है तो इस कंपनी के अंदर में हमें एक फ़ायदा और नुकसान क्या हो सकता है, राइट। तो इसको चीज़ को देखो, अगर तुम लोग इसमें पैसा, अब हम लोग इसमें अगर पैसा लगाएंगे तो मान के चलो लाख रुपए लगाए, तो लाख रुपए लगाए तो अब मान के चलो कि एनएचएआई ने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो एनएचएआई से पेमेंट आ रहा है आज के दिन 6 से 7% के आसपास से पेमेंट आ रहा है, राइट। पेमेंट आ रहा है जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज इन दिस इनकम रेवेन्यू जनरेटेड, राइट। तो ये जो रेवेन्यू जनरेट आता है इसमें में कुछ खर्चा वगैरह होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होता है सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में पीछे टैक्स पैसा बचता है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 156 करोड़ रुपए बचे, तो लास्ट में 115 करोड़ रुपए बचे, पीछे 115 करोड़ रुपए बचे। 115 करोड़ रुपए को ये क्या करते हैं, एज ए कैश फ्लो, मतलब एज ए डिविडेंड हमें पे कर देते हैं 90% 115 का, राइट। तो वो हमें 6 से 7% के आसपास में मिलता है। यूजुअली इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है, 12% भी मिल सकता है, 5% भी मिल सकता है, 4% भी मिल सकता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमें टाइम के साथ में भी देखना पड़ेगा कि शुरुआत में कितना मिलता है, फिर उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कितना मिलेगा। बेसिकली यूजुअली देखा गया कि 7, 6, 7 इसके आसपास ही मिलता है। तो एक तो हमें जो इस टाइप की कंपनी में मिलता है 6 से 7% का सालाना इंटरेस्ट डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है। दूसरा, इसमें अगर हम लोग 100 रुपये का प्राइस के ऊपर में अगर पैसा लगाते हैं तो अगर ये 100 रुपये का भाव ऊपर जाता है, मान के चलो 120 रुपये चला गया, जैसे शेयर्स का भाव जाता है तो 120 रुपये अगर चला गया तो यहाँ पर हमें 1 लाख रुपए के 1,20,000 रुपये हो जाते हैं, वो अलग चीज़ होती है, समझ रहे हैं जी। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर ये रिस्क क्या है, ये अगर नीचे भी आ सकता है, ये मान के चलो 70 रुपये भी आ गया
तो आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, 70,000 रुपये बचे। इंटरेस्ट जो आ रहा है वो तो 100 रुपये के हिसाब से आ रहा है, 6 से 7% के आसपास से, बट आपका जो पैसा लगाया हुआ है, जैसे हमके वही बात होगी, शेयर का जो अपने शेयर प्राइस 100 रुपये पे लगाया, 70 रुपये पे आ गया, तो आपके लाख रुपए के 70,000 रुपये बचे। बट जो यहाँ पर क्या वहाँ पे डिविडेंड आता है, यहाँ पर क्या इंटरेस्ट की तरह आता है, तो वो 100 रुपये के हिसाब से आ रहा है। तो अब जो इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है वो आपके लिए तो 6-7% यार, बट आपको नेगेटिव में हो रहा है। तो आप सोचते हो यार इससे ज़्यादा एफडी में पैसा लगा देता मैं, पैसा तो कम से कम बढ़ता तो सही, यहाँ तो उल्टा नेगेटिव हो गया है पैसा। तो ये यहाँ पर रिस्क है। बिकॉज ये रिस्क क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये रिस्क पहले भी हो रखा है। जैसे IRB इंफ्रा ये इनविट है, तो ये भी सेम इसी टाइप से 100 रुपये के आसपास में आई थी, राइट। उसके बाद में इसका पैसा शेयर प्राइस लुढ़क कितने 37 रुपये पे पहुँच गया 2020 के अंदर में, फिर वापस अभी 100 रुपये के आसपास में, 60 रुपये के आसपास में चल रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि इसने डिविडेंड पेमेंट करना रोक दिया, नहीं। अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करोगे तो यहाँ पे डिविडेंड पेड हर साल इन्होंने पे किया डिविडेंड। अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने 400 करोड़ का डिविडेंड पे किया, और इसका जो प्राइस चल रहा है पूरी कंपनी का दैट इज अराउंड 3495 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से 12% का इंटरेस्ट पेमेंट बनता है, और उस कंपनी से उम्मीद है 6 से 7% की, इसका 12% की। इसीलिए मैं अगर बात करता हूँ रिकमेंडेशन के हिसाब से, मैं रिकमेंड तो करता नहीं, बट ये कंपनी आज के दिन ज़्यादा वैल्यू पे अवेलेबल है, क्योंकि वो 100 रुपये पे मिल लगा, फिर उसका लुढ़कने का चांस पूरा है, बिकॉज काफ़ी सारी कंपनियों के लुढ़क रहे हैं, इसका भी लुढ़का हुआ है। ये 60 रुपये में मिलके 12% तक का डिविडेंड यील्ड दे रही है, तो इसका चांस ऊपर जाने का ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ये बुक वैल्यू के भी नीचे चल रहा है, और ये बुक वैल्यू के ऊपर ही आएगा। बाकी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कंपनी अलग होती है, मैनेजर अलग होते हैं, रेपुटेशन अलग होती है, रेटिंग्स अलग होती हैं, वो अलग खेल है पूरा का पूरा। बट यहाँ पर आज के हिसाब से इस कंपनी में लगाने से बेटर है IRB इनविट फंड के अंदर में लगा सकते हैं। सेम साई है, बिल्कुल सेम साई, राइट, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर में। सो वी हैव सीन इट, एंड अब पैसा लगा सकते हैं। आप लगाना चाहें तो कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितना इंटरेस्ट हो सकता है, क्या रिस्क है, क्या पोटेंशियल है, सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एंड लास्ट में डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेरे कहने पे ना लें, अपना रिसर्च करें, आपको रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए ही इंटरेस्ट का पेमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर कोई ज़्यादा सवाल बनेंगे तो हम लोग एक नया वीडियो भी बना देंगे। फाइनली सी यू टुमारो।